हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। करंट अफेयर एक काफी इशू रहता है, बच्चों को कैसे पढ़े उसको, यही प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के लिए हम पीसीएस अखाड़ा पे आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, और टॉपिक वाइज जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, पर्सनैलिटी इन न्यूज हो गए, इस तरीके से सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हम आपको कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी खाड़ा। आज हम करंट अफेयर करेंगे, अपना नेशनल करंट अफेयर जो है। और ये करंट अफेयर मैं पूरे साल का कराऊंगा आपको 2024 का। तो एक साल के कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे। पहले सब्जेक्ट वाइज थीम आएंगी, जैसे आपके इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट वाइज थीम है उनमें जो करंट अफेयर चल रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो भी है आपके, वो मैं पहले करंट अफेयर कराऊंगा सब्जेक्ट वाइज। फिर मान लो कुछ हम टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं उसके बाद, जो टॉपिक वाइज करेंगे कंप्लीट, जिसमें आपका हो गया, मान लो प्लेसेस इन न्यूज हो गया, पर्सन अपॉइंटमेंट्स हो गए, जो पर्सन इन न्यूज हो गए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हो गई, इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, डेज हो गए, उनकी थीम्स हो गई। और यानी कि जो भी फैक्चुअल वाला पार्ट है, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपीएससी में, तो कम ही रेलिवेंस है इनका, लेकिन कुछ कुछ जगह में एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन मेनली जो इनका रेलिवेंस रहेगा वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया, या आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, के नबार्ड हो गया, बैंक का हो गया, या फिर आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के जो हो गए, तो उनमें उस तरीके के जो करंट अफेयर आते हैं, तो उन पे हम फोकस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो पहले मैं सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा आपको करंट अफेयर, फिर टॉपिक वाइज जो मैंने आपको मेंशन किया। इनके अलावा और टॉपिक्स भी होंगी, वो भी हम आपको कवर करेंगे इसके अंदर सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक मैंने लिया है, आपका जो सब्जेक्ट लिया है वो इकोनॉमिक्स है। तो एक साल में 2024 में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कम से कम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा भी आप चीज़ें और कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना हमें करना है करंट अफेयर के थ्रू। इसकी पूरी पीडीएफ कंपाइलेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, एचसीएस अखाड़ा भी है, यूपीएससी अखाड़ा है। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल, उनके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो तो आप देख ही रहे हो, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स के जो हमारे करंट अफेयर थे 2024 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक न्यूज़ है वो है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो नाम से पता चलता है कि डिजिटल है, तो एग्रीकल्चर के अंदर अगेन जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी यूज करके उसका मिशन है, एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। यूनियन कैबिनेट कमिटी हैज अप्रूव्ड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। मतलब मेंस में अगर कहीं यूज करना हो तो आप इसको ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फार्मर की हेल्प में, वहां पे यूज हो सकता है। बाकी अदर एग्जाम में पूछ सकता है कितना आउटले है उसका बजट का। ठीक है, तो फिनेंशियल आउटले इसका है 2817 करोड़, इंक्लूडिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ इतना ऑन द सितंबर 2024। ठीक है, तो ये एक आपका फिगर आप याद रख सकते हो, 2817 करोड़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को दिया है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स लाइफ, मतलब जो मैं आपको बात कर रहा था कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि फार्मर्स की लाइफ इंप्रूव हो सके। मतलब हरियाणा हो गया, जैसे एचसीएस के एग्जाम होते हैं हरियाणा के अंदर, आप कभी भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन डाल लो तो आप ये यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट हैज ब्रॉट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, तो उसमें फिर आप लिख सको इट विल यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स इन हरियाणा। तो हरियाणा के एंगल से टच कर सकते हो। यूपी का कर रहे हो तो यूपी में कर दो, ठीक है ना, फार्मर्स ऑफ यूपी। तो अपनी आंसर राइटिंग में मतलब कंटेंट वही रहेगा आपका, देखो, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, वो एक स्मार्टनेस होती है। बस ये अगर होता है ना कि विनर्स दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो उसी चीज को कैसे डिफरेंटली आप करोगे, वही टॉपर्स में और एक नॉर्मल बच्चे में फर्क हो जाता है बस। तो मेनली जैसे अब यूपीपीसीएस भी आपका आने वाला है, उसमें भी चीजें काफी यूज कर सकते हो आप, है ना। प्री के अंदर भी आ सकता है, मेंस में भी यूज कर सकते हो। बिहार पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, राजस्थान का आने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा सारे। तो इसमें अगेन दो पिलर हैं, टू एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये भी पूछ सकता है कि डिजिटल एग्री मिशन के अंदर कौन से आपके दो पिलर है, एक तो एग्री स्टैक है, दूसरा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो एग्री स्टैक के अंदर फार्म रजिस्ट्री, ठीक है, विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री, क्रॉप जोन रजिस्ट्री। तो एग्री स्टैक्स के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे रजिस्ट्री टाइप में। और डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के, ये लिखा ना KDSS। तो ये भी किसका पार्ट है आपका, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये भी आप यूज कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर के आंसर में। इसमें क्या क्या होगा, जियो स्पेशियल डेटा यूज करेंगे,
ड्रॉट और फ्लड की मॉनिटरिंग होगी, वेदर और सैटेलाइट का डेटा यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर, ठीक है, या फिर जो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है उस एरिया में उसका यूज करेंगे, मॉडलिंग फॉर द क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस, ठीक है, तो क्या मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितनी क्रॉप यील्ड हो सकती है, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट। तो अगेन ये सारे पॉइंट्स आप अपने एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, तो उनमें ये सारे में दो में डिवाइड करो कि एक मिशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तरफ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट बताओ, रजिस्ट्री कहाँ कहाँ हो रही है, और दूसरी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में डिजिटल एंगल डाल सकते हैं। These include creating digital public infrastructure, implementing the digital general crop estimation survey, ठीक है, and supporting IT initiative by the central government, state government and academic research. The scheme is based on two pillars जो हमने डिस्कस की थी, एग्री स्टैक एंड, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, कृषि DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Additionally, the mission includes soil profile mapping and aims enable the farmer-centric digital service to provide timely and reliable information for the agriculture। दूसरा पार्ट क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए जो टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें इसमें प्रोवाइड होगी। फोरकास्टिंग इसका पार्ट था एक, है ना, ये देखो मॉनिटरिंग इसका पार्ट है, तो और जो एग्रीकल्चर में मॉडलिंग इसका पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एडवांस वार्निंग भी देगा, ठीक है ना, रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, ठीक है, इट प्रोवाइड टाइमली एंड रिलायबल, ये अच्छा वर्ड है, टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इसका नाम क्या है, वत्सला, ठीक है, वत्सल्य। द यूनियन बजट, तो बजट में जो चीज होती है, अधिकतर चांसेस है यूनियन बजट में चीजें हैं तो कुछ ना कुछ स्कीम या कोई डेटा हो गया वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो यूनियन बजट का प्रोग्राम है, इंट्रोड्यूस नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य, अ ग्राउंड ब्रेकिंग पेंशन स्कीम एम्ड एट माइनर्स। तो बच्चों के लिए है देखो स्कीम, तो इसलिए नाम है वत्सल, ठीक है। दिस स्कीम्स अलाउ पेरेंट्स और गार्जियन टू इनिशिएट अ नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट फॉर देयर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए आप अभी से पेंशन का प्रोविजन है, उसका नाम दिया है नेशनल पेंशन स्कीम वत्सल्य, तो वत्सल्य आपको याद रखना है। देयर बाय लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट अर्ली एज। द एनपीएस इज अ वॉलेंटरी पेंशन, पहली बात तो क्या वॉलेंटरी है, सिस्टम फॉर ऑल सिटीजन, ये सभी सिटीजन के लिए अलाउड है, इंक्लूडिंग बोथ रेजिडेंट एंड एनआरआईज, तो एनआरआईज के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। बिटवीन द एज, इसका एज याद रख लो 18 से 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 70 ईयर्स। इट इज अ मार्केट लिंक्ड कंट्रीब्यूशन स्कीम दैट अलाउ इंडियन सिटीजन टू सिस्टमैटिकली सेव देयर रिटायरमेंट एंड आल्सो ड्राइव टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो 18 से 20 ईयर्स के टाइम से ही आप अपने पेंशन के लिए सेव कर सकते हैं, जिससे आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे उस टाइम पे और आपको टैक्स में भी बेनिफिट होगा। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक और प्रोग्राम है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम दैट विल हेल्प फार्मर्स कनेक्ट विद द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑन कंट्रोलिंग पेस्ट्स। तो मान लो कहीं पे पेस्ट आ रहे हैं तो साइंटिस्ट की बेटर एडवाइस मिल जाएगी, तो फार्मर्स को साइंटिस्ट से और एक्सपर्ट से कनेक्ट करने के लिए बनाए नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। मेनली अपना मेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। It aims to reduce dependence of farmer on the pesticide retailers and inculcate a scientific approach among them towards the pest management। तो जनरली होता क्या है कि वो फार्मर्स दुकान वालों से पूछ लेंगे भाई क्या करना चाहिए, इससे अच्छा है कि वो क्या करे, एक्सपर्ट से करे बात और अपने बेटर मैनेज करे अपने पेस्ट में जो अटैक हुआ है उसको। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम आया इसके लिए। एनपीएसएस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ, अभी किसका कोलैबोरेशन है ये देख लेते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट, एक सेकंड, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज एंड आईसीएआर, इन दोनों का कोलेबोरेशन है, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज आईसीआर का जो है एनसीआईपीएम, इन दोनों ने इसमें कोलैबोरेट किया। ये देखना है आपको किस किस का कोलैबोरेशन है। एनपीएसएस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज एंड आईसीआर का एनसीआईपीएम, इन दोनों का, ठीक है। क्या क्या यूटिलाइज करेगा, मशीन लर्निंग को यूटिलाइज करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करेगा, मशीन लर्निंग को करेगा, ताकि एक टाइमली और प्रिसाइजली पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी फार्मर को दे सके। दो तीन देखो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये अच्छी बात थी ऊपर यहाँ पे कि टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, तो ये वर्ड आप लिख सकते हो साइड में, टाइमली, रिलायबल, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, तो ये कहीं पे भी आप यूज कर लेना कि ये भाई ये सिस्टम हमें टाइमली, रिलायबल, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाले के लिए। और जो बाद वाला था उसमें भी
ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उनको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है आपको एक पर्टिकुलर चीज सीखी है उसको वहीं पे यूज करना है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए वो कीवर्ड्स क्या है। इसीलिए पढ़ते वक्त हर एक से मैं पूरा नहीं पढ़ता, बस कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। अब मेरे को इसमें एग्रीकल्चर वाले में याद है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसके दो पार्ट थे, एग्रीस्टैक और कृषि डीएसएस, ठीक है। और इसमें जो कीवर्ड याद किए, टाइमली, रिलायबल एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको मेन मेन कीवर्ड्स याद रहें और उतना ही आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगेन, हाँ, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो, प्लस में सिक्किम, तो 8 स्टेट्स के लिए है। इट इज इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू सेलिब्रेटिंग द रिच कल्चरल एंड इकोनॉमिक हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रिच कल्चर और हेरिटेज है उनको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव बनाया। तो 7 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम है इसके अंदर, ये सारी आपकी स्टेट्स है। The Ashtalakshmi Mahotsav will not only showcase the cultural richness of the Northeast, but also serve as a catalyst for the economic development, creating new opportunity for artisans, weavers, entrepreneurs from the region। तो प्री में जो क्वेश्चन आ सकता है तो ये पूछ सकते हैं कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव किससे रिलेटेड है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मेंस में जब रीजनल डेवलपमेंट या नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया तो आप बताओ कि गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, जिसमें वो वहाँ की कल्चरल जो आपकी एंगेजमेंट है, ठीक है, उनके रिच कल्चरल और इकोनॉमिक हेरिटेज को सेलिब्रेट करती है, साथ साथ इन सब में भी हेल्प करेगा उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा वहां पे लोकल आर्टिसंस के लिए और वीवर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 2024 वाज पास इन द लोकसभा। ठीक है, जो भी आपका बजट था वो पास हो, उसका पार्ट है फाइनेंशियल बिल, हो गया। तो इसमें कुछ जो लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन टैक्स था उसके अंदर कुछ चेंजेस प्रपोज किए थे, तो वो अडॉप्ट करके चेंज कर लेता। नाउ कुछ जो चेंजेस किया था, पेइंग द लॉन्ग टर्म जो फीचर्स है इसके अमेंडमेंट के, इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हु ब्रोट bought houses बिफोर जुलाई 23 और 24 can opt for those scheme and yes paying the long term capital gain tax under the new tax scheme 12.5% without indexation, or they can claim the indexation benefit by paying 20% tax flat। तो ये दो तरीके से टैक्स पे कर सकते हैं। पोषण माह, पोषण से मतलब ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा पोषण, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बस ये याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है सेलिब्रेट पोषण माह, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लॉन्च द राष्ट्रीय पोषण माह 2024 इन द धार डिस्ट्रिक्ट, और कहां से स्टार्ट किया है, धार डिस्ट्रिक्ट। क्यों ये पूछता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया पोषण माह, धार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ऑन द September 1, और डेट ही पूछ लेते कई बार, तो 1 सितंबर 2024 से हमने पोषण माह सेलिब्रेट किया है। तो पोषण मतलब न्यूट्रिशन, तो आप मान के चलो विमेन और चिल्ड्रन में न्यूट्रिशन का मिलता है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, विमेन और चिल्ड्रन। और स्टार्ट कहां से किया था, सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया में क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, डेट कौन सी थी, 1 सितंबर 2024। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर अंडर पोषण अभियान। ठीक है, तो ये पोषण माह हर साल सितंबर फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड मंथ ऑफ सितंबर, तो हर महीने, सॉरी, एवरी ईयर सितंबर के मध्य में पूरा महीना जो होता है आपका पोषण माह होता है फर्स्ट। तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको, जो सितंबर मंथ है इट इज रिलेटेड टू द पोषण माह, मतलब पूरा न्यूट्रिशन का जो महीना है आपका। 2024 में आपका धार डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया है, 1 टू 30 सितंबर, ये हो गया आपका पोषण माह। ग्रेन एटीएम इन उड़ीसा, ये भी इनोवेटिव अप्रोच है, कैसे आप ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, करप्शन, ये सब रोक सकते हो पीडीएस के अंदर, या फिर कैसे आप बेटर टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, उन सब के एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हो ग्रेन एटीएम की। एटीएम के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ग्रेन दे रहे हो ताकि टारगेटेड लोगों को वो मिले। जैसे मान लो पैसा निकालते हैं हम बैंक से, तो पैसा उसी को मिलता है ना जिसका पैसा है, तो ग्रेन भी उसी को मिलेगा जिसके लिए वो बना ना, कि यानी कि वो डाइवर्ट नहीं होगा। द अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, इसका नाम क्या है, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम इज अ 24/7 ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन इन उड़ीसा, तो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ ये। दैट वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन बिटवीन यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो याद रखना है किस किसने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कोलैबोरेशन से आपका ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा में। लार्जली क्वेश्चन यही आएगा, बस इतना कि ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है फर्स्ट इंडिया के अंदर, तो उड़ीसा बताना है आपको। ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये किसकी ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन की, उसका काम क्या है, टू इरेडिकेट हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी।
द फर्स्ट अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम वाज इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर। तो पहला कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर। और कब हुआ था ये, अगस्त 9 को, ये भी ध्यान रखना है, 9 अगस्त को। ठीक है, डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर। जैसे पोषण माह में याद है, सितंबर का मंथ था पोषण माह। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेन अन्नपूर्ति अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ, भुवनेश्वर के अंदर, 9 अगस्त को। एटीएम कैन डिस्पेंस, ये पूछ सकते हैं कितना कर सकते हैं, 50 kg ऑफ राइस, व्हीट एंड मिलेट्स पर ट्रांजेक्शन। तो एक ट्रांजेक्शन के अंदर 50 kg ऑफ व्हीट, राइस, व्हीट एंड मिलेट्स पर ट्रांजेक्शन। इट और करता क्या, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज करता है, ताकि टारगेटेड हो ये आपके जो बेनिफिशियरी उसी को मिले जो उसका मतलब कि सच्ची में उसको मतलब जो डिजर्व करता है या जिसके लिए वो आई मीन एलोकेटेड है। द एटीएम इज एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि अगर सोलर पैनल होंगे तो ग्रीन एनर्जी का यूज भी किया है। देखो कि जो एटीएम इज सोलर पैनल से इनेबल्ड है, तो इट इज अ एनर्जी एफिशिएंट एटीएम। द एटीएम एम्स टू रिड्यूस क्यूज, एक तो क्यूज लंबी लंबी लाइन लगी, फ्रॉड्स एंड वेटिंग टाइम फॉर द फूड ग्रेन्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द फूड ग्रेन्स फॉर द पीडीएस बेनिफिशियरी। तो पीडीएफ के जो बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी एग्जैक्ट वर्ड है ये, तो इनको यूनिवर्सल कहीं पे भी जाके अपना ये ले सकते हैं उसको फिर। द यूज टू यूज द एटीएम बेनिफिशियरी कैन इधर आधार और राशन कार्ड नंबर एंड यू अंडरगो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सोचो ऐसा भी उड़ीसा में लगा, सब जगह पे अगर एटीएम लग जाएगा तो जो बेनिफिशियरी है वो कहीं पे भी जाके अपना राशन अपना क्या कर सकता है, निकाल सकता है उसमें। टाटा की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी कहाँ पे लगी है, असम के अंदर, नाम काफी है। भारतीय वायुयान विधायक विधेयक। ठीक है, तो ये हमारा जो नया बिल है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टेबल द भारतीय वायुयान विधेयक बिल। ठीक है, 22 दैट रिप्लेसेस द एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1943। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो पुराने एक्ट्स है उनको रिप्लेस करके नए एक्ट लेके आए। तो सिविल एविएशन में जो नया एक्ट आया वो है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। The Aircraft Act 1934 is an act to make better provision for the control of the manufacture, possession, use, operation, sale, import and export of aircraft। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो उसका जो भी ऑपरेशंस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके सेल हो गया, इन सबसे रिलेटेड ये आपका न्यू बिल आया है। क्योंकि आज के टाइम को देखते हुए जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें अमेंडमेंट करके ये बिल लेके आए। तो इसके क्या की फीचर्स हैं, द गवर्नमेंट हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट क्वालिफाइज एज इन द एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट क्या क्वालिफाई करता है, वो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। ठीक है, विद बैलून्स एंड ग्लाइडर्स रिमूव। तो पहले उस टाइम पे बैलून और ग्लाइडर आते थे, अब ये नहीं आ रहे इसके अंदर। ठीक है, द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन रेगुलेशन द रेगुलेटिंग द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ठीक है, फॉर सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस, तो सेफ्टी के रिगार्डिंग भी रूल बना सकती है, बेसिक बात है। द न्यू बिल हैव गिवन मोर पावर टू द डीजीसी। गवर्नमेंट एबोलिशिस एंजल टैक्स। देखो एंजल टैक्स क्या होता है, मान लो कोई नया स्टार्टअप है, उसको किसी ने सपोर्ट किया, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगता था उसको जो मतलब उसको पैसे सपोर्ट करता था उसको बोलते थे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, तो एंजल मतलब कोई एंजल की तरह आपकी हेल्प करने आ गया, आपने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो एंजल इन्वेस्टर बोलते थे उसको। तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एंजल टैक्स। अब वो टैक्स हटाने से क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टअप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है टैक्स लगेगा नहीं इसमें। तो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सब बातें आपको लिखनी होती है। ये सब बात ये हमारे यहाँ पे प्रमोट हुई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स इन यूनियन बजट 2024 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। बस अभी प्री के लिए याद रखना कि कौन सा टैक्स, एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया है अब इस वाले बजट के अंदर। ठीक है, दिस मूव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये हमें पता ही है कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प करेगा और इनोवेशन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि लार्जली जो स्टार्टअप ये काम करते हैं इनोवेशन के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं नए इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे, उसी से फिर स्टार्टअप ओपन करते हो। स्टार्टअप के साथ साथ वर्ड आपको यूज करना है इनोवेशन। जैसे न्यूट्री फूड के साथ आपको वर्ड क्या यूज करना है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो स्टार्टअप के साथ भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। स्टार्टअप, जब जहां जहां भी स्टार्टअप ग्रोथ होगी वहां पे इनोवेशन भी प्रमोट होगी। ठीक है, द एंजल टैक्स इज मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर द न्यू कंपनी टू रेज मनी। स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी एंजल टैक्स, क्योंकि लोग टैक्स भी करता था, उनका पैसे भी जाता था, इसलिए इन्वेस्टमेंट लेना डिफिकल्ट होता था। अब थोड़ा इजी हो जाएगा। द अबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेवरल, ये सब बेनिफिट्स होंगे। हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, विच इज कैन प्रोवाइड मच नीडेड कैपिटल टू द स्टार्टअप्स। और क्या होगा, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, क्योंकि टैक्स के लिए डिस्प्यूट्स होते थे, है ना, एंड लीगल बैटल बिटवीन स्टार्टअप एंड द टैक्स अथॉरिटीज। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रमोट होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो
जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, वहां पे एक बार और याद रखना आपको, ईज ऑफ लिविंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे भी, कि लाइफ भी हमारी अच्छी हो। द एबोलिशन ऑफ द एंजल टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, तो तीन बात याद रखनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, डिस्प्यूट्स कम होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगा ये। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। द विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हैज गेन्ड अटेंशन रिसेंटली एज द फर्स्ट कार्गो शिप अराइव्ड एट द पोर्ट। तो यहाँ पे पहला कार्गो शिप आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, पूछ लेता है सीधा कि हमारा इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, तो वो कौन सा पोर्ट है, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, और एक कहाँ पे, केरला में, ठीक है, केरला। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये। द विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है। इसमें क्रूज टर्मिनल है, लिक्विड बल्क बर्थ है, फैसिलिटीज फॉर एडिशनल टर्मिनल्स, ये सब आप देख लेना। दिस पोर्ट इज ए बिलोंग बीइंग डेवलप्ड बाय पीपीपी मॉडल में, अदानी पोर्ट से डेवलप किया है विद द कंपोनेंट स्ट्रक्चर, कौन से तरीके में बिल्ड किया है इसमें, डिजाइन, बिल्ड, ठीक है, फिनेंस, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर, तो लास्ट में गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। इट इज स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड नियर त्रिवंद्रपुरम, ठीक है। तो त्रिवंतपुरम के पास है, कौन सा पोर्ट है, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। इट इज द इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट।